Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 4 of history, what books and burials tell us. प्रीवियस वीडियो में हमने मेगालिथ्स की स्टोरी रीड की कि साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स मीन्स मेगा मीन्स बिग एंड लिथ्स मीन्स स्टोन्स। तो बिग स्टोन्स मीन्स बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ्स कहा जाता था। और ये मेगालिथ्स किस लिए यूज़ किए जाते थे? दीज मेगालिथ्स वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। इन मेगालिथ्स को बरियल साइट को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता था और लोगों द्वारा बहुत केयरफुली इनको अरेंज किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर हमने ये इलस्ट्रेशन देखी, इसमें किस तरह से बड़े बड़े स्टोन्स लगाए गए हैं चारों तरफ, बीच में कब्र बनाई गई है। तो ये हमने रीड किया था। देन फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब कैसे लोगों के बारे में, लोगों के स्टेटस के बारे में पता चलता था कि किस तरह से लोगों को बरी किया जाता था, दफनाया जाता था ज़मीन के नीचे, उनके साथ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसके बेस पर ये पता लगाया जाता है कि वो लोग, उन लोगों का स्टेटस कैसा था, किस तरह की फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे, रिच थे, पुअर थे। तो इस तरह से उनके सोशल डिफरेंसेस का पता चलता है। देन वी हैव रेड वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज़। क्या कुछ बरियल स्पॉट्स कुछ स्पेशल फैमिलीज़ के लिए ही थी? इसमें हमने रीड किया कि एक बरियल साइट में एक ही फैमिली के एक से ज़्यादा मेंबर को भी दफनाया जाता था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आ स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव में एक स्पेशल व्यक्ति की कब्र के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 मैप 2 में इनाम गाँव को ढूंढो। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये इनाम गाँव भीमा की ट्रिब्यूटरी गोड के किनारे एक जगह है। It was occupied between 3600 and 2700 years ago। और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north। अब यहाँ इनाम गांव में जनरली एडल्ट्स को बरी किया जाता था ग्राउंड में। जो लोग जवान होते थे, वयस्क लोग जो होते थे, उनको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था और स्ट्रेट पोजीशन में, मींस वो बिल्कुल सीधे पोजीशन में उनको दफनाया जाता था। और जो उनका हेड होता था, उनका सिर जो होता था, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता था, नॉर्थ साइड पर। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस। और कभी कभी बरियल्स जो थे वो घरों के अंदर ही दफनाए जाते थे। लोग जब मर जाते थे तो उनको घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था। Vessels that probably contained food and water were placed with the dead। और ऐसे बर्तन जिनमें शायद फूड या वाटर हो, तो उन बर्तनों को मरे हुए लोगों के पास रख दिए जाते थे। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। अब एक आदमी को 5 कमरों वाले घर के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के बड़े से जार में दफनाया गया था। और जहाँ लोग रहते थे उस एरिए के बीच में यह घर सबसे बड़े घरों में से एक था। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। और इनाम गांव के इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, मतलब वहाँ पर अनाज भी स्टोर करके रखा जाता था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। और जो कब्र मिली है यहाँ पर, जिस डेड बॉडी का स्केलेटन मिला है, वो क्रॉस लेग में था, मीन्स उसकी जो टांगे थी वो मुड़ी हुई थी, उसकी बॉडी, उसका शरीर पूरा मुड़ा हुआ था। इस पोजीशन में वो मिली है स्केलेटन। सो व्हाट स्केलेटन स्टडीज़ टेल अस। स्केलेटन स्टडीज़ हमें क्या बताती हैं? जब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये कंकाल की स्टडी का अध्ययन कर, कंकाल की स्टडीज़ करते हैं तो उससे क्या पता चलता है, ये क्या बताती है हमें? इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज।
अगर हम बच्चे की स्केलेटन का पता लगाते हैं तो ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि बच्चे के स्केलेटन का साइज़ छोटा होगा, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो बच्चे का स्केलेटन है। However, there are no major differences in the bones of a girl or a boy. और इसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं कि हम किसी गर्ल की बोन का पता लगाएं या किसी बॉय की बोन का हम पता लगाएं, तो बॉय और गर्ल को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमेन? तो क्या हम ये जान सकते हैं, क्या हमें ये लगता है कि एक मैन का और वुमेन का स्केलेटन हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि मैन और वुमेन के स्केलेटन को जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी लोग क्या डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि स्केलेटन मैन का है या वुमेन का है। वो डिसाइड करते हैं कि स्केलेटन के साथ क्या पाया गया है, स्केलेटन के साथ कौन सी चीज़ें मिली हैं, इस पे लोग डिपेंड करते हैं कि वो स्केलेटन मैन का है या वुमेन का है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंकाल के पास ज्वेलरी मिलती है, आभूषण मिलते हैं, इट इज़ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन। तो कभी कभी क्या सोचा जाता है, कभी कभी ये सोचा जाता है कि वो स्केलेटन किसका होगा, वुमेन का होगा, महिला का होगा। हावेवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? अफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, कि उस टाइम पर आदमी लोग भी जो थे वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर स्केलेटन के पास ज्वेलरी मिली है तो वो स्केलेटन वुमेन का भी होगा, वो स्केलेटन मैन का भी हो सकता है। तो इसके अलावा और कौन सा बेटर वे है ये फिगर आउट करने का कि स्केलेटन मैन का है या वुमेन का है? अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। अब एक जो बेटर वे है, एक आसान रास्ता है ये पता लगाने के लिए कि जो स्केलेटन का सेक्स है वो कौन सा है, मेल है या फीमेल है, वो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? दैट इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, कि उस स्केलेटन का बोन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हड्डियों की बनावट कैसी है, इसके बेस पर हम मैन या वुमेन के स्केलेटन के बारे में पता लगा सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट वे? The hip or the pelvic area of women is generally larger to enable childbearing। और ये हम पता लगा सकते हैं कि जो वुमेन का हिप होता है, ये जो पेल्विक एरिया होता है वुमेन का, वो जनरली बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वुमेन ही होती हैं जो चाइल्ड को बर्थ करती हैं, तो इसलिए वुमेन का हिप या पेल्विक एरिया मैन से बड़ा होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्केलेटन मैन का है या वुमेन का है। These distinctions are based on modern skeleton studies। अब ये जो distinctions हैं, ये जो differences हैं, वो हम ये distinctions किस पर बेस्ड है? मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ पर ये distinctions बेस्ड हैं। मतलब ये मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ हैं कि जिससे पता लगा सकते हैं कि स्केलेटन का सेक्स कौन सा है, मेल या फीमेल। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as the Charak Samhita। अब लगभग 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था चरक, और उन्होंने मेडिसिन पर एक बुक लिखी है जिसको कहा जाता है चरक संहिता। There he states that the human body has 360 bones। और चरक ने अपनी चरक संहिता में लिखा कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियाँ होती हैं। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, उसमें 360 हड्डियाँ हैं। दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। ये जो 360 हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मॉडर्न एनाटॉमी में रिकग्नाइज़ की गई हैं हड्डियाँ वो 200 हैं। मींस मॉडर्न एनाटॉमी में रिकग्नाइज़ की गई हड्डियाँ 200 हैं, लेकिन चरक जो बताते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? 360 हड्डियाँ हैं। तो चरक की 360 हड्डियाँ कैसे हैं, तो वो देखते हैं। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। अब चरक ने 360 हड्डियाँ कैसे बताई हैं शरीर की? तो चरक ने कंप्लीट हड्डियों में दांतों को भी ऐड किया है, जॉइंट्स जो हमारे जॉइंट्स होते हैं,
जैसे नीज के जॉइंट हो गए या हमारी एल्बो के जॉइंट्स हो गए, उनको ऐड किया है। और कार्टिलेज, कार्टिलेज मीन्स जो नोज़ है या ईयर हैं जो मुड़ सकते हैं, तो उन बॉडी पार्ट्स को भी ऐड किया है। तभी चरक की जो ह्यूमन बॉडी की बोन्स हैं वो 360 बनती हैं। तो ये तो था व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, कि स्केलेटन स्टडीज़ हमें क्या बताती हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव का ऑक्यूपेशन क्या था, लोग किस तरह के काम धंधे करते थे इनाम गांव में। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस एंड सीसम। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सीड्स भी मिले हैं, एक्सावेशन करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सीड्स के रिमेन्स मिले हैं, जिसमें कौन कौन से सीड्स आते हैं, वीट गेहूँ, बार्ले, जौ, राइस दालें, राइस चावल, दालें, बाजरा, मटर और सीसम। इन सभी क्रॉप्स के सीड्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियां मिली हैं जिन पर कट मार्क किए गए, मार्क लगे हुए हैं जिन पर कट किया हुआ है। और ये जो कट मार्क्स हैं वो ये शो करते हैं कि जो एनिमल्स थे उनको लोग खाया करते थे एज अ फूड, एक भोजन की तरह लोग यूज़ करते थे इन एनिमल्स को। दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एज, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मोंगूस। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स थे जिनको वो एज अ फूड यूज़ किया करते थे, उसमें कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एज मीन्स गधा, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, काला मृग, एंटीलोप हिरन हो गया, हेयर खरगोश और मोंगूस नेवला। तो इस तरह के जानवरों को लोग एज अ फूड यूज़ करते थे इनाम गांव में। बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल्स को यूज़ करते थे इनाम गांव के लोग अपने फूड में, बर्ड्स पक्षियों को यूज़ करते थे, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश। There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected। और इसके साथ साथ कुछ एविडेंस भी मिले हैं फ्रूट्स के, जिसमें बेर है, आंवला है, जामुन, खजूर और बहुत सारी वैरायटीज़ के बेरीज भी लोग कलेक्ट करते थे उस टाइम पर, तो इसके भी एविडेंस मिले हैं। तो ये तो थे ऑक्यूपेशन इन एट इनाम गाँव। इनाम गाँव के ऑक्यूपेशंस क्या थे, क्या क्या काम धंधे वो करते थे। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ एल्सवेयर। एल्सवेयर में हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। फाइंड चाइना इन योर एटलस। अराउंड 3500 ईयर्स एगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। एटलस में चाइना को देखो, लगभग 3500 साल पहले हमें सबसे पहले एविडेंस मिले हैं राइटिंग के, कि लिखने के एविडेंस मिले हैं, जो कि चाइना में हुआ था। जो राइटिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी वो सबसे पहले चाइना में हुई थी, चाइना में लोगों ने लिखना शुरू किया था। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स। और ये जो राइटिंग है वो किस पर लिखी गई थी, एनिमल बोन्स पर, पशुओं की हड्डियों पर राइटिंग लिखी गई थी। दीज वर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। ओरेकल बोन्स, इनको ओरेकल बोन्स कहा जाता था, बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में यूज़ किए जाते थे। ओरेकल बोन्स का हिंदी में मीनिंग होता है आकाशवाणी या देवज्ञ हड्डियाँ, कि ये जो बोन्स होती थी इनको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में यूज़ करते थे लोग। किंग्स गोट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। अब राजा अपने स्क्राइब से क्वेश्चंस लिखवाते थे बोन्स पर, हड्डियों पर क्वेश्चंस राइट करवाते थे। क्या क्या क्वेश्चंस होते थे, वुड दे विन बैटल्स, क्या वो बैटल्स को जीतेंगे, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो फसल है वो अच्छी होगी, वुड दे हैव सन्स, क्या उनके बेटे होंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये राजा लोग उन स्क्राइब से लिखवाया करते थे हड्डियों पर। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। और ये क्वेश्चन लिखने के बाद इन बोन्स को आग में डाल दिया जाता था, और गर्मी की वजह से इन बोन्स पर क्रैक पड़ जाते थे, दरारें पड़ जाती थी।
Then fortune teller studied these cracks and tried to predict the फ्यूचर. अब जो फॉर्चून टेलर्स होते थे, भविष्य वक्ता जो होते थे, वो इन क्रैक्स को पढ़ते थे और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे. भविष्य में क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे. एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक. जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार क्या होता है कि जो भी फ्यूचर टेलर्स जो भविष्य वक्ता थे, वो कई बार जो भविष्यवाणियाँ करते थे वो कभी कभी गलत भी हो जाती थी. दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेस इन सिटीज़. ये राजा लोग जो थे वो शहर में, महलों में रहते थे. They amassed vast quantities of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. अब ये राजा जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा धन दौलत इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी और उसमें इंक्लूड थे बहुत अच्छे अच्छे इलेबोरेटेड डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स थे. ब्रॉन्ज के बर्तन थे जो कि बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किए हुए थे. और दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन. और उस टाइम पर चाइना के लोगों को आयरन के यूज़ का नहीं पता था. ये लोग आयरन को यूज़ नहीं करते थे. सो हेयर आवर चैप्टर इज़ completed. थैंक यू स्टूडेंट्स.